students, myself Rahul Bhadoria. I welcome all of you in my channel, the Rahul Bhadoria classes, class 11 physics. तो गाइज एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछा था और एक्चुअली में दो क्वेश्चन थे, दोनों कहीं ना कहीं एक ही रिलेट कर रहे थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो वाले क्वेश्चन को बताऊं, आप कोशिश करिएगा कि आप दूसरा भी कर लें जिसने भी भेजा था, और जिसने नहीं भेजा है कोई बात नहीं, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप जैसा कि आप फिगर देख रहे हो, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है और इधर आपको वाई एक्सिस पे वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कार का मोशन दिखाया गया है, एक स्कूटर का मोशन दिखाया गया है, ठीक है। कार जो है वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करती है और यहाँ पर 12 सेकंड तक उसने 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को गेन कर लिया है, जबकि आपका जो स्कूटर है वो कॉन्स्टेंटली, बस इस कहने का मतलब वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता चला जा रहा है, उसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये 16 तक इसका डेटा आपको गिवन है, 16 सेकंड तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो कार का एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं, ए का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कार में ओ से ए तक मिल रहा है, केवल इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक उसने टाइम कितना लिया है, 12, और इस पॉइंट तक उसने वेलोसिटी क्या गेन करी, 60। तो हम निकाल सकते हैं 60 माइनस 0, 12 माइनस 0, तो 60 अपॉन 12 यानी कि डिवाइड करके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपके पास पहला आपका आंसर मिल गया, तो हम इस आंसर को रब कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार आपने गेन कर लिया है, समझ में आ गया होगा। A इक्वल्स टू B अपॉन T होता है। वेलोसिटी उसने कितनी गेन करी है, तो 60 तक गया था, 60 से 0 से 60, और ये गया टाइम 0 to 12, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, वीडियो है कोई बात नहीं, आप स्टॉप करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, टाइम एट विच स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू स्पीड ऑफ द स्कूटर। किस टाइम पर कार की स्पीड स्कूटर की स्पीड के बराबर होगी, जहां पर वो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर बराबर होगी। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेप्ट करेंगे उस पॉइंट पर बराबर होगी, और ये 4 और 6 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गैप 4 का, तो मिडिल में आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे दोनों की बराबर होगी। जिस पॉइंट पर दोनों आपस में टाइम रिस्पेक्ट में वो इक्वल आपको इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पर वो आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम एट विच स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द स्कूटर, ठीक है। ये हुआ पॉइंट नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिफरेंस इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड कार इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में उन्होंने कितना कवर किया। तो आपको मालूम है डिस्टेंस कवर्ड, तो मैं इसको यहां निकालता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट ये रहा, तो कार ये जा रही थी 12 सेकेंड में से ये कवर करेगा। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ स्लोप, आपको बताया जा चुका है। स्लोप यानी कि OA जो स्लोप है, इसके नीचे का एरिया, तो ये बन जाएगा स्लोप का जो स्लोप एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OA, इसको आप B ले सकते हैं, इन ट्राइंगल OAB। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाई कार हो जाएगी 1/2, कितना बेस कितना 12 और हाइट कितनी है 60। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 62 से डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो ये बन जाएगा 360 मीटर। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे S बाई, ये हमने किसका निकाला, S कार का। अब निकाल लेते हैं S बाई स्कूटर। तो स्कूटर ने कितना कवर किया, देखिएगा ये वाला स्लोप आएगा इसका, तो इसके नीचे का एरिया, तो ये बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया O, इसको भी नाम दे दो OA, B, C और D कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDB। तो ये कितनी बन जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ कितनी आ रही है 30। तो 12 इंटू 30, तो ये भी कितनी हो गई 360 मीटर। हमको बेटा क्या निकालना था, डिफरेंस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों ने 360 मीटर ही चला, तो डिफरेंस क्या होगा, दोनों का 0 होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ने कितना चला, 360 मीटर ही चला। बहुत ही आराम से इसको समझने की जरूरत है, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। बस थोड़ी सी कॉन्सेप्चुलाइज करिए अपने आप को, लॉजिक्स में जाइए, जो सिखाया गया है, जो वीडियो बताई गई है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसमें जाइए, और आंसर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब पैथिक होने की, एम्पैथिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका थर्ड। अब उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दिस डिफरेंस विल बी बिकम 120 मीटर। ये कितने टाइम बाद, देखिएगा सीधा सा मतलब है, यहाँ तक तो जीरो ही आ रहा था, इसके आगे चलते इसके आगे 16 मीटर तक का डेटा गिवन है, तो हम यहाँ तक तो जीरो है तो स्टार्ट करेगा, यहाँ तक निकालो दोनों में। तो स्कूटर अगर हम निकालते हैं फोर्थ वाले के लिए, इसका निकालो तो आई थिंक यही मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका तो टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्टेंस, आप निकाल लेते हो कितने में, 16 में। तो अब इस वाले की बात होगी, इस वाले स्लोप की, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा स्लोप जो हम निकालेंगे, ये आ जाएगा किसका, कार का, ये स्कूटर का था बेटा, ऐसे स्कूटर। तो कार के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा, इस वाले स्लोप के लिए ये पूरा एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी 12 और 4, 12 से 16 4, और ब्रेथ कितनी आ रही है आपके पास 60, तो ये बन जाएगा आपके पास 240 मीटर, ठीक है ना। और एस स्कूटर का निकाल सकते हैं, ये आ रहा है, तो ये अभी भी कितना है 4, और ये बेसिकली कितना आ रहा है 30, तो ये बन जाएगा 30 120। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 220 माइनस 120 करने पर कितना आ जाएगा 120 मीटर, यही पूछा गया था। तो किस एंड किस टाइमिंग पे आ रहा है, 12 से 16 के बीच में। तो आप आंसर निकाल सकते हो आफ्टर 16 सेकेंड, ठीक है ना, आफ्टर एंड ऑफ 16 सेकेंड उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ठीक है आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ना ड्यू टू हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लैकिंग है, तो हम कोशिश करेंगे हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। मे भी आपके नेक्स्ट मंथ खुलेगा, तो जब खुलेगा तो फिर मैं उसको एक बार आपको NCERT सोल्यूशन ज़रूर कराऊंगा। नेक्स्ट मंथ से आपकी क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी, जब तक मैं चाहता हूँ कि अब हम एक्चुअल में आपका टाइमिंग बहुत कम मिल रहा है और हमें कोर्स थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो अब हम थोड़ा सा ना कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उन कॉन्सेप्ट को तो सीखिए, न्यूमेरिकल तो लगाना आप सीख ही जाओगे, कॉन्सेप्ट पता होंगे तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, है ना। तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं। क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दूंगा हर चैप्टर के, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आपको पैशनेट है, देखिए अब तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने पूछा आप भी पूछ सकते हैं अगर आप, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूछा। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस तरीके से एक न्यूमेरिकल में घुसूंगा बेटा, तो फिर ये चैप्टर और 10 दिन खिंच जाएगा, और फिर आपका सिलेबस कब होगा वो भगवान मालिक है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मजबूती करते, थोड़ा न्यूमेरिकल कैसे होंगे, न्यूमेरिकल करनी तो चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट देखिएगा कैसे हो सकता है आपका। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल क्लास में कराएंगे। अगर आप देखिए एक चीज़ और है, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल कराया जाए तो फिर सिलेबस पीछे छूटेगा। तो मुझे तो कराना है यार, मुझे 15-20 मिनट की वीडियो आपको डेली देनी है, तो उसमें मेरा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सके मैं उनकी उस तरफ ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब चैप्टर 3 के बाद अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। NCERT न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा कॉन्सेप्ट के भी आप पर, ठीक है ना, एक्सरसाइज एग्जाम्पल वगैरह, है ना। जो ना है वो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा जरूर, ठीक है ना। क्लास में भी अब एक आध महीने के तो फिर मैं 2 चैप्टर निकाल देता हूँ, उनका रिवीजन करा दूंगा, फिर हम बात करेंगे उसमें। चैप्टर 4 हम पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्लेन में मिलने वाला मोशन। देखिए अभी हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसमें x और y एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उसको बोला जाता है प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर द 2 डायमेंशनल मोशन, तो मोशन ऑफ द बॉडी कंसीडर्ड अंडर प्लेन। तो अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन में जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्लेन, मतलब कि बॉडी जो है प्लेन में मोशन कर रही है। तो मेरी बात 1 डायमेंशन का मतलब जा रही है तो वो केवल और केवल आपका किस में जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो आपका यहाँ पर आप ये कह सकते हो इसमें जो पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, बेसिकली इसमें भी 2 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है। एक तो हम पढ़ते हैं पहला वेक्टर पढ़ेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मोशन इन प्लेन में वो हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इस मोशन में हमें पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली देखा जाए तो 3 चैप्टर है, ये कहने को तो एक चैप्टर है लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे वेक्टर्स, दूसरे पार्ट में कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरे पार्ट में कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है। इसके बाद आपका शुरू होगा फोर्स, और उसके बाद शुरू होगा वर्क एनर्जी, और उसके बाद आएगा फिर बड़ा बहुत बड़ा सिलेबस है ना। तो थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा बस बूस्टअप हो जाइए, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए। मैंने अपने आपको 3 और 4 मंथ्स दिए, दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो देखिएगा उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सबसे पहले करेंगे, फिर जब स्कूल आपके खुल जाएंगे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप ट्राई करते रहिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आप ट्राई करते रहिए। होगा क्या कि स्कूल में जो आपके एग्जाम वगैरह होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा सा कम देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल होंगे नहीं, थोड़ी सी मजबूरी है, आप भी समझिए, समझ में आ रहा है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। कोई डाउट आ रहा पूछते रहिए, और मैं भी आपको अपनी तरफ से बताता रहूँगा, ऐसी बात नहीं। तो थोड़ा सा चीज़ है, वरना अदरवाइज न्यूमेरिकल आई लव न्यूमेरिकल्स रियली, लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ फंस जाती हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिएगा जितनी भी नॉन क्वांटिटीज होती हैं, तो बेसिकली जितनी भी नॉन क्वांटिटीज हम बात कर चुके हैं, जितनी भी नॉन क्वांटिटीज हैं उनको 2 फॉर्म में हमने डाला है। पहला उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से देखा जाए वेक्टर्स, और दूसरी होती है स्केलर, ठीक है, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें उनको प्रॉपर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आपको चाहिए होती है, तो वो क्या होती है, वेक्टर। और ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट, ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। अगर उसके लिए केवल मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है तो वो कहलाती है स्केलर, यानी कि वो क्वांटिटी जिनको आपको बताने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए होता है, कितना अमाउंट, उसकी क्वांटिटी ये तो पता होनी भी चाहिए, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन और नेट वैल्यू दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो आप वेक्टर की तरफ जा रहे हो। अगर डायरेक्शन के बिना काम नहीं चल रहा है तो आप वेक्टर की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन के बिना काम चल रहा है तो हम स्केलर जा रहे हैं। वेक्टर कौन सी होती है, ये सब आपको बताया जा चुका है। डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ठीक है ना, वेलोसिटी, टॉर्क और फोर्स, ठीक है ना। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। भाई फोर्स का भी अपना इंपैक्ट होता है यार, आप किस डायरेक्शन में उसको लगा रहे हो, कम ज्यादा डिपेंड करेगा। लाइक अगर आपको किसी को पुश करना होगा तो आप कम फोर्स में काम कर चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पुल करना होगा तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसी वेट के लिए, समझ में आ रहा। तो डायरेक्शन पे इम्पैक्ट होता है कि आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो ये बेसिकली ये सब क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं जिनको आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और स्केलर कौन से होते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम चल जाता है, लाइक डिस्टेंस, लाइक स्पीड, समझ में आ रहा है, लाइक स्पीड, लाइक वर्क, ठीक है, एनर्जी। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनको सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से बता सकते हो। तो इस तरीके से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एज बिकॉज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसलिए हम वेक्टर्स क्वांटिटी पढ़ेंगे। यहाँ पर वेक्टर्स क्या होते हैं, हम उन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज आती है, वेक्टर को तो मैंने आपको बता दिया, वेक्टर और स्केलर मैंने आपको समझा दिए। अब आती है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये एक एरो से रिप्रेजेंट होती है। एरो में ये क्या होता है, इसका हेड होता है, और ये क्या होती है, इसकी टेल होती है। ये बहुत, इनके सब इंपॉर्टेंट है, ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जैसे हमें दिखानी है तो ये डायरेक्शन को दिखाएगा। जैसे हमें दिखानी है एस, डिस्टेंस, अगर इसके ऊपर आपने ये वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से v क्या होती है, स्पीड, केवल स्पीड, इसी के ऊपर अगर आपने वेक्टर लगा दी तो वेलोसिटी जो वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन के ऊपर आपने डायरेक्शन लगा दिया वेक्टर, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, केवल ऐसे भी लगा देते हैं तो ये भी वेक्टर को दिखाएगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपके वेक्टर को ही दिखाएंगे, ठीक है ना। तो दीज विल रिप्रेजेंट ऑल्सो वेक्टर। तो ये आपका, ये भी यहाँ पर क्या दिखाएगा, वेक्टर को दिखाएगा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी किया जाएगा। चलिए, उसके बाद आपके साथ कुछ बातें की जाती हैं यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है पोलर और एक्सियल वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं तो वेक्टर के 2 कैटेगरी दिए गए, पहला है पोलर वेक्टर और दूसरा है एक्सियल वेक्टर। देखिएगा पोलर वेक्टर क्या होते हैं,
एंड पॉइंट्स आर नोन, आप सीधे सीधे बोल सकते हो एंड पॉइंट्स आर नोन। वो सारे वेक्टर जिनके एंड पॉइंट्स यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हमें मालूम होते हैं वो सब क्या होते हैं, पोलर वेक्टर। एंड पॉइंट्स आर नॉट नोन, इसके एंड पॉइंट्स आर नॉट नोन, इसके हम एंड पॉइंट्स को नोन नहीं कर पाते, ये होते हैं एक्सियल वेक्टर। ये अपनी एक्सिस पे काम करते हैं। एक्सियल वेक्टर लाइक, जैसे कि मैं पहले आपको एक्सियल ही समझा देता हूँ। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर ऊपर जा रहा है किसी वायर में, अपसाइड डायरेक्शन है इसका इलेक्ट्रिक करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, राइट हैंड थंब रूल से उसके चारों तरफ बनता है। ठीक है ना, बना। मैंने केवल एक को पकड़ा, जैसे लास्ट वाले को पकड़ के चलो। ठीक है, आपको मालूम है राइट हैंड थंब रूल होता है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नीचे आ रहा है तो कैसे बनता है, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज है। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं बाकी सबको हटा दूं, ठीक है ना, बाकी सबको हटा दूं, सपोज करो ये बाकी है ही नहीं, ठीक है, तो ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है सर्कुलर, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका एंड पॉइंट क्या है, तो वी कांट से अबाउट इट। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं निकाल पाते हैं, तो सच काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field around current carrying wire, around current carrying wire, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बन रहा है, तो ये आपका हो जाता है एक्सियल वेक्टर। सच काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ एंड पॉइंट्स आर नोन, जैसे आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम है यार कि डिस्टेंस आप डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। वेलोसिटी आपने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ खत्म किया है। एक्सेलरेशन यहाँ से शुरू किया था, यहाँ खत्म किया है। टॉर्क फोर्स कहाँ से लगाया था, कहाँ पे खत्म किया है। तो वो सारे बेसिकली वेक्टर्स जिनका आपको एंड पॉइंट्स मालूम होते हैं, जिनका इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता होती है, वो आपकी क्या कहलाते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मालूम होती है, नोन होती है, वो क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर। और आपके जो एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी एक्सिस मालूम होता है, किसी एक्सिस के लिए रिवॉल्व किया जा रहा है वहां पर, और एंड पॉइंट्स नोन नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना, तो इन दो कैटेगरी में वेक्टर को ब्रेक किया गया है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो पोलर वेक्टर की करते हैं प्रॉपरली। तो पोलर वेक्टर के आगे चलकर बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं, और उनमें हम प्रॉपरली देखा जाए तो पोलर वेक्टर के टाइप्स की स्टडी करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या आता है देखिएगा, तो नंबर 1 इसमें सब डिवीजन में आ जाएगा पोलर में, तो इसमें क्या आ जाएगा, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। नंबर 2 अपोजिट वेक्टर। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर, नोट्स तो आपको रिटर्न मिल ही जाएंगे, तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं। इक्वल वेक्टर जैसे ये देखिए डायरेक्शन है, ये वेक्टर ए है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, यानी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरीके से मॉडुलस कर देते हैं इसको। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएंगे, वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि जब हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या कहलाएंगे, वो इक्वल वेक्टर, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में अगर दो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो अपोजिट आ रही है, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, इन दोनों के बाद एक सबसे अलग आता है मॉडुलस, मॉडुलस वेक्टर। थर्ड में आपको मिल जाएगा मॉडुलस वेक्टर, मॉड्यूलस वेक्टर। और फोर्थ में आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। इन दो और देख लीजिएगा। मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकाल लेते हैं तो ये मॉडुलस वेक्टर हो जाता है। जैसे एक वेक्टर है, कुछ भी मान के चलो, जैसे 2i + 3j। अभी आप पूछोगे सर ये i j क्या होता है, मैं तो कहूँगा k और ले लो इसमें, 4k। i j क्या होता है, i j के जैसे कि हमारे जो 3D पोर्शन होते हैं, जैसे x, z और y, ठीक है ना,
तो एक्स एक्सिस की तरफ इनके यूनिट वेक्टर होते हैं आई, वाई वाला यूनिट वेक्टर होता है जे, और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर होते हैं के। तो ये इनके यूनिट वेक्टर होते हैं कि एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे, जेड की तरफ के। तो ये आई जे के आ रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि ये दो यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट आपको एक्स की तरफ मिल रहा है, 3 यूनिट आपको वाई की तरफ मिल रहा है, और 4 यूनिट आपको जेड की तरफ मिल रहा है। मतलब ये था इसकी जो पोजीशन है वो 3 यूनिट आपके एक्स की तरफ है, 2 यूनिट एक्स की तरफ है, 3 यूनिट वाई की तरफ है, और 4 यूनिट जेड की तरफ है। तो यूनिट वेक्टर इसको बोला जाता है। अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल लेता हूं तो इसका मतलब रूट लगा के जितना भी इसका कोफिशिएंट आ रहा है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा √29। तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस वेक्टर की, ठीक है ना। वहीं पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे ये आपके पास वेक्टर था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिएगा यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से इसके ऊपर कैप लगा के किया जाता है। कैप इसका मतलब होता है वेक्टर गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, whose magnitude is 1 unit, whose magnitude is 1 unit is called unit vector, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ए कैप, जैसे ए के ऊपर एक कैप बोला जाएगा, ए कैप, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए कैप की वैल्यू, ए वेक्टर क्या ले लो, इसी को ले लो। जैसे क्या ले लिया मैंने, 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन, इसी का यूनिट लगा दिया तो कितना हो गया, √29। तो ये यूनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़े काम का फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर को, ठीक है गाइज। वीडियो ऑलमोस्ट काफी लंबी हो रही है, ठीक है, लगभग 20-22 मिनट की ऑलमोस्ट हो चुकी है। कल हम इसमें और ज्यादा करेंगे। आप उन न्यूमेरिकल्स को करिएगा और चीजों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। कल हम वेक्टर का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, ठीक है गाइज। तो प्लीज इनको समझिएगा। टिल देन गुड बाय, सी यू।